अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेक्सफ्राम के साथ मैं हौज़ल यूबी। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेस की शरह क्या है और इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह क्या है। वैसे दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, लेकिन पाकिस्तान आज तक सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस को फोकस क्यों कर रहा है? पाकिस्तान की तरक्की क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही है या और भी कोई तरीक़ेकार है? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो डेफिनेशन है वो भी हमारे व्यूअर नाज़रीन को पता चलना चाहिए। वो क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं? मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बेसिकली जो टैक्स का निज़ाम है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो टैक्स है ये क्यों लगाया गया। बेसिकली टैक्स पब्लिक की वेलफेयर के लिए और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए ये सारा जो टैक्स का निज़ाम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब स्टेट में हमारे पाकिस्तान में दो टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स है। दो बड़े टैक्स हैं। दो बड़े टैक्स हैं फेडरल लेवल पे। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसको हम आम लैंग्वेज में सेल्स टैक्स कहते हैं। बेसिकली ये वैल्यू एडिड टैक्स है, जो एंड कंज्यूमर से जिस बंदे ने खरीद के चीज़ इस्तेमाल करनी है उससे वसूल किया जाता है। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि आप चाहते हैं कि देखें, आपने अपने मुल्क की पूरी इकॉनमी को कैलकुलेट करना है ताकि हम गुड डिसीजन ले सकें कि हमारी बजटिंग क्या होनी चाहिए। तो आप ये देखते हैं कि मैंने अपने मुल्क में डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसा सर्विसेज सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारी इंपोर्ट्स हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, ट्रेडर्स हैं। तो इन सारे एरियाज़ में हमने अपनी इकॉनमी की मूवमेंट को देखना है। ठीक है। तो फिर उस इकॉनमी की मूवमेंट के लिए हम कहते हैं कि आप हर बंदा सेल परचेज़ का जो रिकॉर्ड है वो हमें मंथली बेस पे अपलोड करें, जो अपनी रिटर्न है वो फाइल कर दें ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके इस वक्त जो एक कमोडिटी की मूवमेंट है उसका लेवल क्या है, क्या उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है या वो नीचे जा रहा है, ताकि उसके लिए बेहतर डिसीजन मेकिंग हो सके। मैं जो समझता हूँ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये बेसिकली होना ये चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी के लिए होना चाहिए और इसका जो टैक्स रेट इस वक्त एप्लीकेबल है उसको कम होना चाहिए ताकि ये बर्डन फील ना किया जा सके। दूसरा आपने कहा टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स के बारे में जो आम अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहा जाता है कि ये रिच पर्सन से टैक्स लिया जाता है, क्योंकि वक्त के साथ जिस तरह सुपर टैक्स लग गया, वो जिसका कहा जा रहा है ये अमीरों से लिया जाएगा या उनकी इनकम पे जितना वो कमाता है इनकम पे टैक्स वसूल करना। अयूब साहब, मैं आपसे फ्रैंकली ये बात करूँगा कि अगर स्टेट इनकम टैक्स से हट के मजीद को टैक्स लगाती है तो मैं समझता हूँ कि ये अपने मुल्क का जो बिजनेसमैन है, जो इधर का सरमायादार है, ये उसको डिस्टर्ब करती है। ये नहीं होना चाहिए, इसको डिस्करेज करना चाहिए। उसके रीज़न ये है, स्टेट ने एक डिसाइड किया कि मैंने रिच पर्सन से डायरेक्ट टैक्स लेना, उसकी इनकम के ऊपर उसने पूरा स्लैब दे दिया कि मैंने इस स्लैब से मैंने टैक्स चार्ज करूँगा। ठीक है। अब ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उस टैक्स को प्रॉपर कलेक्ट करे हर बंदे से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली स्टेट के सारे मसाइल को हल करने के लिए, अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए, इन लोगों से टैक्स लेने के बाद आप वेलफेयर ऑफ पीपल्स, एजुकेशन, बाकी सारी जगहों पे वो पैसा खर्च करते हैं। इसके लिए आपने जो डायरेक्ट टैक्स की रेशो लगाई वो मैं समझता हूँ ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों को बता दी है, कि जब आप इनको रिकंसाइल करते हैं, जो मैंने पहले कहा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स का रेट कम होना चाहिए, इस वक्त मैंने जो एनालिसिस किया है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी जिसका प्रॉपर हमें अफेक्ट नज़र नहीं आता, ये रेट ऑफ टैक्स का ज़्यादा होना है। अच्छा, हमारे 75 साल में हमने कामयाबी कौन से दो बड़े टैक्स में कामयाबी हासिल की? इनकम टैक्स में या इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे ज़्यादा हमें तरक्की किसमें किया? अयूब साहब देखें, कामयाबी अगर आप टैक्स के निज़ाम की बात करें, किसी कानून की बात करें, तो मेरा आइन ये कहता है कि तमाम लोग उसकी नज़र में बराबर हैं। ऑल सिटीज़न आर इक्वल्स इन द आई ऑफ लॉ। इधर ये हो रहा है कि जिसकी मर्ज़ी है वो अपनी मर्ज़ी से टैक्स पे कर रहा है। आपकी स्टेट या उसकी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ टैक्स को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करने में टोटली नाकाम रही हैं। अब अगर आप ये कहते हैं, जिस तरह भी आपने कहा सुपर टैक्स लगाना है, फलां टैक्स लगाना है, अगर आप इन्हीं कवानीन को प्रॉपर अप्लाई कर देते हैं
तो आपके मुल्क से मुनासिब रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है, जिससे कि आपका मुल्क प्रॉपर से रन कर आप सकता क्या है। समझते हैं, हमारे कानून का जो इतलाक़ है वो यकसा नहीं है, उसका अमल दरामद उस पर नहीं है, उसका जो कानून के रूल्स है जिस हम देखते हैं उस पर अमल नहीं किया जाता। ये सब देखें, एक चीज़ होती है कौम को मोटिवेट करना। ठीक है, कौम को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि उसको इंसेंटिव दिया, उसको दिखाया जाए कि जो पैसा मैंने आपसे कलेक्ट किया है मैंने अपने ही मुल्क पे प्रॉपर यूटिलाइज कर लिया। ये तो एक प्रॉपर वे है ठीक है, जिसमें हर बंदे को पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक होता है डिपार्टमेंट या स्टेट की जो मशीनरी है उसकी वर्किंग, उसकी स्टेट की मशीनरी वर्किंग ये करनी है कि उसके पास पूरा पूरा डाटा कलेक्ट होना चाहिए, जो कि अभी इन्होंने किया है कि CNIC के बेस पे सारा NTN कर दिया और सारे काम कर दिए। क्या ये सारा करने के बाद डिपार्टमेंट ने या मशीनरी ने ये एफर्ट की है कि हम ये देख सकें कि किस बंदे ने टैक्स पे नहीं किया, और अगर इनको पता चल गया तो क्या उस बंदे से टैक्स चार्ज कर सकें? मेरा ख्याल है ये नहीं कर सकें, क्योंकि इन्होंने उस बंदे से टैक्स चार्ज किया जिस तक इनकी रसाई बड़ी आसान थी, लेकिन जिस जगह पे ये टैक्स लेना चाहते तो नहीं ले सके, वो डिस्क्रिमिनेशन है। जिन लोगों से टैक्स लिया और जो जिनसे लेना चाहिए था नहीं ले सके, ये डिस्क्रिमिनेशन है। डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है या हुकूमत की कमज़ोरी है? देखिए, गवर्नमेंट ने तो रूल्स बना दिए हैं। मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो अपनी जो इन्फोर्समेंट मशीनरी है उसको बेहतर करे। हम 75 साल में, चलो ये तो हो गई बात, ये कुछ गलतियां होंगी डिपार्टमेंट की, लेकिन डिपार्टमेंट को हुकूमत नहीं करने देती, या हुकूमत के जिस तरह एमनेस्टी स्कीमें दी, कभी प्राइवेट सेक्टर को दे दी, कभी दूसरों को दे दी, ताकि दस्तावेजी माशत हो, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम जाएं, इसके बावजूद भी लोग उसमें नहीं आ सके, तो ये गड़बड़ तो है ना कहीं भी। या जो भी हुकूमत आती है, जिस तरह अभी आमिर साहब कह रहे थे, अपना उनका माइंडसेट है, अपनी उनकी अथॉरिटी है, अपना आप वो अफसरशाही है, अपने आप हुकूमत शाही है, इसलिए हम जानबूझ के करते हैं। और जितने शराइत हम IMF के पाँव में बैठ के मानते हैं, उससे 1% सिर्फ ताजरों की मान लें तो हम इस सारे सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते। अयूब साहब, जो आपने अभी बात की है अपनी लाइफ ऑफ कंट्री, हमारे मुल्क को इतना टाइम गुजर गया, डिपार्टमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट्स ने क्या किया। देखिए, डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है उसको आप जितना बाइख्तियार करेंगे वो बेहतर परफॉर्म करेगा, और जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जी, उसको आप जितना मिनिमम करेंगे वो उतना बेहतर परफॉर्म करेगा। बेसिकली हुआ ये है कि हमने जो पॉलिटिकल लोगों को असेंबली में भेजा, जिनका मेन जो ड्यूटीज़ थी कि वो बेहतर लेजिस्लेशन करते, उन्हें पता ही नहीं था कि मैंने कानून साजी कैसे करने कैसे, सही है। ये बदकिस्मती है। जब डेस्क बजाने वाले उनको पता नहीं कानून कौन सा पास हो जब रहा है। लॉ मेकर को पता ही नहीं कि मैं बना क्या रहा हूँ, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएगा? अयूब साहब, चीज़ों को आप टाइम टू टाइम, लॉ एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा से फ्लेक्सिबल है, और उसको हमेशा, जब इसको वक्त के साथ आपने हमेशा अमेंड करना होता है। जी जी, और हो भी जाता है। अभी आपने कहा कि 1979 का जो ऑर्डिनेंस है उसको उन्होंने रिपील कर दिया, नया ऑर्डिनेंस ले आए। आपके नॉलेज में है कि इन्होंने जो सारा काम किया है, इसने सारे ऑफिसर्स के हाथ काट के रख दिए हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में वहाँ पे इन्होंने वो प्रोविजंस इन्वोक कर दी हैं कि ऑफिसर चाहे तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। क्या लॉ मेकर ने अपनी मशीनरी को ये इख्तियार दी है? लेकिन वो कंप्लायंस बेस बनाया गया, तो आज तक कंप्लायंस बेस तो है ही नहीं है। अयूब वो साहब, पूरा जी थोड़ा समझ लें। जी जी, देखें, आप लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, आप उनको टैक्स के पैसे वापस नहीं कर रहे, उनको रिफंड नहीं दे रहे, आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, और टैक्स कलेक्ट करने वाले के पास इख्तियार होना चाहिए। जी, मैं आपको नंबर ऑफ प्रोविजंस बता सकता हूँ जिसमें टैक्स ऑफिसर के पास इख्तियार ही नहीं है को टैक्स पेयर को बुला के ले सकता है, सिर्फ दे नहीं सकता। उससे पूछ सके कि जनाब आपने ये टैक्स क्यों नहीं पे किया। ये मेलाफाइड ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रही है। लेके आए सारी बुक, मैं आपको बताता हूँ किस किस जगह पे इन्होंने खर्च मारी हुई है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, यानी कि ये एक टैक्स कलेक्टर पूछ नहीं सकता किसी भी टैक्स पेयर से, सर, और ज़बरदस्ती किसी का सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने कहा कि ये टैक्स का निज़ाम सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है, हर टैक्स पेयर खुद से असेस करेगा कि मैंने कितना टैक्स पे करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इख्तियार दे दिया। ठीक है। अब उसकी असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट के बाद उसको जिस बंदे ने ऑडिट करना है उसके हाथ तो खोल दो, उसको इख्तियार तो दे दो। वो कहते हैं कि भाई इस बंदे ने अगर कहीं पे टैक्स प्रॉपर पे नहीं किया तो टैक्स ऑफिसर खुद से साबित करेगा। कैसे साबित करेगा मुझे बताएं? मेरे ऑफिस में मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मैंने खुद मैनिपुलेट कर लिया है। ऑफिसर को मैं कहता हूँ वो तो साबित करे, कैसे करेगा?
इस मुल्क की बदकिस्मती है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं है। अभी आपके नैब के साथ भी यही किया इन्होंने, जो उन्होंने लेजिस्लेशन, उनका मेरे पास है ही नहीं कुछ भी। जो उन्होंने कहा जी कि ऑफिसर वो साबित करेगा, नहीं करेगा तो हम उसको पनिशमेंट देंगे। ऑफिसर कैसे साबित करेगा? देखिए, आपने टैक्स कलेक्टर को ये रोकना है कि उस टैक्स पेयर की इंसल्ट नहीं करेगा। ये तो फिर हमने मान लेना चाहिए ना, हम करप्शन को साबित कर सकते हैं, ना हम टैक्स जो चोरी है उसको साबित कर ये सकते सर मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब आप रूल ऑफ लॉ को मेंटेन नहीं करते तो वहाँ पे नुकसान क्या होता है? जो गरीब आदमी है, जिसका बस नहीं चलता, वो पहले से भी गरीब हो वो जाते पिस हैं। जाता है। जिसका बस चलता है वो उसकी वायलेशन करता है। बेसिकली होना ये चाहिए कि टैक्स कलेक्टर के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो प्रॉपर ऑडिट कर सके, वो प्रॉपर असेसमेंट कर सके। और मैं समझता हूँ कि जितने भी आपके अदारे हैं वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़ीरो होना चाहिए। सही। और अगर कोई टैक्स ऑफिसर किसी के बारे में ये कंप्लेंट फाइल करता है कि इस पॉलिटिकल फिगर ने वहाँ पे अपना कोई इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की है कि ये जो इलीगल काम है इसको कर दिया जाए, तो उसके खिलाफ भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनना चाहिए। तब जाके आपकी इकोनॉमी आपने भी चाइना की बात की, चाइना ने अपने मिनिस्टर को हैंक किया है, फिर जाके करप्शन खत्म हुई है। वो जो जवाब नहीं दे सका उसको है किया ना, तो हमें तो यह साबित करनी पड़ती है, हमारे कानून के मुताबिक साबित करनी पड़ती है, वो साबित हो नहीं सकती। सर दूसरी बात, इन्होंने चाहा ही नहीं है कि ये मुल्क तरक्की करे, ये बदकिस्मती है हमारी। अभी देखें, इन्होंने कहा जी हम इंपोर्ट्स करेंगे, उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एडवांस ले लेंगे, भाई आप ले लें। कभी इन्होंने कभी देखा कि जितनी इंपोर्ट्स हो रही हैं डिक्लेयर्ड कितनी है और अनडिक्लेयर्ड कितनी है? सही कह रहे हैं। अंडर इन्वेस्टिंग कितनी हो रही है? कभी इन्होंने सोचा कुछ अंडर इन्वेस्टिंग का नुकसान मुल्क को क्या हो रहा है? एक तो मुल्क से अंडर द टेबल डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, इसका हर वक्त हम रोते रहते हैं हमारे डॉलर कम हो गए हैं, अंडर द टेबल डॉलर बाहर जाते हैं, एक तो वो नुकसान हो गया, फिर वो मांगने IMF के पास चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जब टैक्स कलेक्ट होता है फिर कम अमाउंट पे टैक्स आएगा ना, फिर हम कहते हैं लोग हमारी इज्जत करें। और भाई जिस मुल्क में हम अपने मुल्क का डॉलर चोरी करके बेच रहे हैं वो समझते हैं ये कौम चोर है, आपकी कौम की रिस्पेक्ट ही नहीं होती। जब तक मैं अपनी इज्जत खुद नहीं करूंगा लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। नेम खान साहब, जो इतना बड़ा हमने वो $5 लाख अयान खान से पकड़े गए, सबको पता था, एक इंस्पेक्टर ने डट गया, उसको साबित भी 43 यानी 43 चक्कर लगे थे, 43 चक्कर में $5 लाख भी जाए तो मुल्क से कितना डॉलर जाता है। और उसको जितना प्रोटोकॉल जेल में दिया गया और जिस प्रोटोकॉल से वो आती थी जाती थी और बरी भी हो गई। अजी साहब आपने मेरी बात को सेकंड कर दिया जो मैंने अभी आपसे सही कह रहे हैं, मैं मानता हूँ जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है इसका जो पिछला टेन्योर था उसका एक मिनिस्टर है, अभी वो मिनिस्टर है। आप हैरान होंगे, उसे कहा गया कि यार आपने जो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो प्रॉपर डिक्लेयर नहीं है, तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग ये कहता है। यार आपको पता है कि कानून में एक प्रोविजन है, मैं अगर इतने पैसे बाहर से मंगवा लूँ, डॉलर मंगवा लूँ, मुझे पूछेगा कोई नहीं। सर पब्लिक का आम आदमी उससे बेनिफिट ले, उसका लकूना से तो वो समझ में आता है, लेकिन अगर आपके लीडर्स उस लकूना से बेनिफिट ले, इसका मतलब उनकी बैड इंटेंशन थी, क्योंकि लॉ मेकर वो थे, उन्हें खुद से ये कानून साजी की कि मैं ये गलत काम करूंगा, इस कानून बना। अगर वो गलत कानून बना है तो नुकसान किसका हुआ? कौम का। और जो आपने करोड़ों रुपया अरबों रुपया सैलरीज जिन लोगों को देते हैं आप, जिनको आप CSS करवा के ला के हमारे स्थानों पे बैठा देते हैं, उनके हाथ किसने काटे? इन लोगों ने। फिर हम कहते हैं कि हमारी इज्जत भी हो, मुल्क तरक्की करे। कहते हैं डिपार्टमेंट काम नहीं करता, फिर डिपार्टमेंट काम नहीं करता। डिपार्टमेंट क्या काम करेगा जब अफसर को इख्तियारात नहीं है? लेकिन जो मुझे आज तक बताया गया, समझता हूँ वो अफसर के पास जितने इख्तियारात है वो तो कुछ भी कर सकता है। सर मुझे बताएं एक ऑफिसर किसी का रिकॉर्ड ही नहीं चेक कर सकता। सेक्शन 181 के जरिए वो जो आप अपना वकालतनामा तो डिस्प्ले करते हैं ना, अपने जहाँ भी ऑफिस बनाते हैं, कभी NTN का कोई भी डिस्प्ले देखा है? कभी डिपार्टमेंट चेक किया? कानून की अथॉरिटी तो है ना चेक करने की। ये बड़ी माइनर सी बात है यूबी साहब। देखिए सर, जब मैं इस प्रैक्टिस में नया आया तो उस वक्त एक एक्ट था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1932। ठीक है। मैंने देखा कि यार टैक्स ऑफिसर का रोब बहुत है, वो बड़ा जालमाना सा मुझे कानून। मैंने सारी बुक पढ़ी, मैंने कहा यार मुझे कहीं पर नज़र आ जाए कि यार इस ऑफिसर का हाथ मैंने कैसे रोकना है। क्योंकि वो कानून था जो हमारे वाकई जो लोगों के आकाज हैं, जो भी हमारे सारे पॉलिटिकल, इनका जो आका थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनका बना हुआ था। उन्होंने ऑफिसर को इस तरीके से एम्पावर किया। और जो पुराने बिजनेसमैन से आप पूछ लें कि 2000 तक, जब तक ये 2000 ऑर्डिनेंस नहीं आया था और एक्ट नहीं आया था, और जब तक वो कानून था 1932 वाला,
डिपार्टमेंट का खौफ बहुत है। डिपार्टमेंट से पूछें कि जब वो कहते थे कि रेवेन्यू आना चाहिए तो किसकी जरूरत है ना रेवेन्यू आए, आता था। फिर जब इन्होंने चाहा कि यार, चूंकि एक और बात है कि जब आपके लॉ मेकर्स नहीं चाहेंगे कि हमने मुल्क की तरक्की करनी है, बेसिकली मैं कहता हूँ कि जो आपके लेजिस्लेटर, जो लॉ मेकर्स हैं, ये कौम के लीडर्स होते हैं, और लीडर लाइक फादर होता है, और आइडियल होता है। और अगर हर बच्चा अपने वालिद को आइडियल देखता है, आइडियल अपने आप समझता है। और अगर वो लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे तो पूरी कौम उनको फॉलो करके कंप्रोमाइज़ करेगी। सही कह रहे हैं। तो फिर हम ये कहना कि रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा, बेहतर लेजिस्लेशन नहीं हो रही, कौम तरक्की नहीं कर रही। सर आज भी आप कौम को प्रॉपर वे बता दें, जैसे मैंने अभी दोबारा कहूँगा आपके चैनल में कि खुदा के वास्ते इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दें। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर देंगे, आपके डॉलर बाहर जाना रुक जाएंगे। बस पोर्ट पे अगर यूसुफ मेरी बात सुन लें, अगर पोर्ट पे आपको बिजनेसमैन को टैक्स कम देने पड़ेंगे, वो अंडर इनवॉइसिंग नहीं करेगा, आपके डॉलर बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के मुल्क आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात आपकी बात से याद आ गई। आमर साहब भी बैठे हैं, इफ्तिखार खान साहब ने एक कानून टैक्स के बारे में लिखा था। वो कह रहे हैं यार तमाम टैक्सेस ही ख़त्म कर दें, परचेज टैक्स जिसको सेल टैक्स हम कहते हैं, वो 20% ले ले हर बंदे से। वो कितना भी पैसा उसे बाहर ले जाए, खा जाए, पी जाए, आपके पास से एडवांस टैक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब उसकी बात सही थी। नहीं, वो बात ठीक है, इसलिए नहीं थी, ऐसा थोड़ा समझे। बेसिकली आप उस फिगर से ना, उस तरीके से देखिए, आपने हमेशा एक एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस किस बेस पे करेंगे? डॉक्यूमेंट्स की बेस पे। मैंने पहले आपसे कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स का पर्पस सिर्फ एक है, जो मैं समझता हूँ, कि गवर्नमेंट ये एनालिसिस कर सके कि यार मेरे मुल्क में किस किस कमोडिटी की कितनी डिमांड है, ताकि अगर वो ज़राअत की डिमांड है तो वहाँ पे सर वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी जो भी हुकूमत आती है उसको 6 अरब डॉलर नहीं बोलते। वो लेने किस तरह है, 5 पैकेज किस्तों में लेने या 4 किस्तों, वो नहीं बोलते। उसके लिए सारा लाएअमल तय किया जाता है। कभी इस तरफ हम लाएअमल क्यों नहीं तय करते, जिससे से कुछ आमदन को बढ़ा के हम गैर मुल्की कर्जों से निजात हासिल कर सकते हैं। इसलिए कि राइट प्लेस पे राइट पर्सन से नहीं बैठे हुए। आप मुझे बताएं, आपकी असम्बली में जो लोग हैं, अभी तो माशाल्लाह कुछ शायद बेहतर हो गया हो। अच्छा, टाइम खत्म हो जाता है प्रोग्राम का। सोल्यूशन बताएं, सोल्यूशन क्या है? हम किस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए अपने अवाम को भी सहूलियत दे सकते हैं, इस मुल्क को बेहतर कर सकते हैं? सोल्यूशन बताएं सर। सर इस वक्त जो CNIC की बेस पे NTN ने डिक्लेयर कर दिया है, जो शर्त ख़त्म की उसको बहाल कर दिया जाए। नो CNIC ही आपका NTN हो, ठीक है, और उसकी जो वन विंडो है, उसका जितनी भी उसके अगेंस्ट आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो ट्रांसपेरेंटली वेब पोर्टल FBR पे वहाँ पर डिस्प्ले हो। उनकी मॉनिटरिंग करने के बाद हर बंदे को ईमानदारी से जिस स्लैब में वो आता है वहाँ पे टैक्स चार्ज कर लिया जाए, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने ऑफिसर्स को एम्पावर करें। और इसके बाद अगर कोई ऑफिसर इसकी वायलेशन करे तो टैक्स पे से ज़्यादा सख्त सज़ा उसको मिलनी चाहिए।